हेलो एवरीवन, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं दीप्ति सिंह आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 2016 के प्रीवियस ईयर पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग 15 प्रश्न को सॉल्व कर चुके हैं। आज हम लोग 16वें प्रश्न से अपने क्लास की शुरुआत करेंगे। तो जो बच्चे 2016 का पार्ट 1 नहीं देखे हैं वो 2016 का पार्ट 1 जरूर देख लें। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप लोग क्लास को एक लाइक ज़रूर किया करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर किया करिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए बिना देर किए हुए हम अपने आज के क्लास की शुरुआत करते हैं। तो आज का ये रहा हम लोगों का पहला प्रश्न, यानी इस क्लास का पहला प्रश्न, और 2016 का यानी 2016 के प्रीवियस ईयर का 16वां प्रश्न, क्योंकि 15 प्रश्न जो है वो हम लोग पार्ट 1 में कर चुके हैं। तो 16वां प्रश्न यानी आज की क्लास का पहला प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न देखिए, प्रश्न कह रहा है कि कारखाने में कार्यरत कुछ लोगों की आयु वर्षों में इस प्रकार है। उनकी आयु कितनी है, यानी कारखाने में कुछ लोग काम कर रहे हैं, उनकी आयु है 31, 41, 28, 54, 34, 27, 23, 33, 45 और 42 वर्ष। ये जो कारखाने में जो कुछ लोग कार्य कर रहे हैं उनकी ये आयु है। इनका हमसे आयु परिसर पूछ रहा है। अब परिसर कैसे निकालते हैं, मैंने आपको परिसर निकालना बता रखा है पिछली वीडियो में। आप लोग अगर पिछली वीडियो देख रहे होंगे तो आप सभी को पता होगा कि परिसर निकालना मैं बता चुकी हूँ। तो हम परिसर कैसे निकालते हैं, परिसर निकालने के लिए उच्च मान में से, यानी जो सबसे बड़ा मान है, उच्च मान में से निम्न मान घटा देते हैं। जैसे उच्च मान में से माइनस निम्न मान कर देते हैं। इसका क्या मतलब है, जैसे ये जो संख्याएं दी हुई हैं, अब ऐसे उल्टी सीधी संख्याएं लिखी हुई हैं तो आपको इसमें ढूंढने में थोड़ा सा दिक्कत होगा, तो इसको आप लोग आरोही या अवरोही क्रम में लिख लीजिए। तो चलिए मैं ये जो संख्याएं दी हुई हैं इसको मैं आरोही क्रम में लिख लेती हूँ। आरोही क्रम में लिखने से क्या फ़ायदा होगा, इसमें से बड़ी संख्या और छोटी संख्या ढूंढने में हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बढ़ते क्रम में, यानी पहले सबसे छोटी संख्या लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ी संख्या लिखेंगे, उससे बाद उससे बड़ी, यानी सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या, जैसे अभी सवाल में देखिए आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 23 है। 23 के बाद कौन सी है, 27 है। अब 27 के बाद कौन सी है, 28। ये जो संख्याएं दी हुई हैं इनमें देखिए सबसे छोटी 23 है, उसके बाद 27 है, फिर उसके बाद 28 है। अब 28 के बाद कौन सी है, तो 31 है। 28 के बाद कौन सी संख्या है, 31 है। 31 के बाद 33 है। 33 से बड़ी संख्या 34 है। 34 से बड़ी 35 है। 35 से बड़ी कौन सी है, 41 है। 41 के बाद 42 है, और 42 के बाद सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, 54 है। ये हमारा आरोही क्रम में लिख दिया गया। आरोही का मतलब सबसे पहले सबसे छोटा और लास्ट में सबसे बड़ा आता है। अब परिसर हम कैसे निकालते हैं, बड़े में से छोटे को घटाते हैं, यानी ये जो संख्याएं दी हुई होती हैं इनमें जो सबसे बड़ी संख्या होती है, यानी यहाँ से देखिए 54 हमारी सबसे बड़ी संख्या है, तो उच्च मान हमारा 54 हो जाएगा, और निम्न मान हमारा 23 है, तो निम्न मान हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। तो जब 54 में से 23 माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, 31 वर्ष आएगा। कितना आएगा, 31 वर्ष। यानी ये जो कार्य कर रहे हैं कारखाने में, ये जो कार्यरत लोग हैं इनकी आयु का परिसर हमारे पास कितना आ गया, 31 वर्ष। तो 31 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में, यानी ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 पर। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है कि किसका कथन है कि शिक्षक शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देते हैं। ए है बंशीधर, बी है मेकन तथा रॉबर्ट्स, सी है नन, डी है रस्क। तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि किस, ये जो जितने यहाँ पे नाम दिए हुए हैं ABCD ऑप्शन में, इसमें से किसका कहना है कि शिक्षक जो है शिक्षण उपकरणों के माध्यम से शिक्षण को अस्थायी एवं रोचक बना देते हैं।
तो हमारा आंसर हो जाएगा मेकन तथा रॉबर्ट्स। मेकन तथा रॉबर्ट्स क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि ये जो शिक्षक है, शिक्षण सहायक सामग्री यानी जो ये TLM होता है, शिक्षण सहायक सामग्री के उपयोग से कक्षा का वातावरण अधिक प्रभावशाली और जीवंत लगता है। जैसे आप लोग देखिए, अगर आप लोग क्लास में पढ़ा रहे हैं और अगर आप लोग TLM का यूज़ कर रहे हैं तो बच्चे अपने दैनिक जीवन से जुड़ते हैं, यानी क्लास जो है प्रभावी भी होता है और जीवंत भी लगता है। ऐसा लगता है कि हाँ, हम लोग रियल दुनिया में हैं। बच्चे उसमें मनोरंजन भी बच्चे अच्छा कर लेते हैं, यानी खुश भी होते हैं। अगर आप लोग चित्र दिखा कर बच्चों को पढ़ाएंगे तो बच्चे क्लास को ज़्यादा रोचक समझते हैं, यानी उनको पढ़ने में आनंद आता है। और रस्क जो हैं ये क्या करते हैं? ये जो है जो स्कूली पाठ्यक्रम है उसमें जो है गणित को अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान दिए हैं ये रस्क साहब। तो हमारा प्रश्न संख्या 17 का आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, मेकन तथा रॉबर्ट्स। तो चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न संख्या 18 पर। 18 क्या कह रहा है? 18 कह रहा है कि सामान्य ये गणित शिक्षण की स्वयं सिद्ध विधि, ये स्वयं सिद्ध विधि में कौन सी विधि सम्मिलित नहीं है? नहीं है का मतलब हमें निगेटिव ढूंढना है। तो स्वयं सिद्धि विधि में ये जो यूक्लिड विधि है वो भी सम्मिलित है, गैर यूक्लिड विधि वो भी सम्मिलित है, औपचारिक स्वयं सिद्धि विधि ये भी सम्मिलित है। स्वयं सिद्ध विधि का मतलब होता है बेटा कि बच्चे जो है, जैसे बच्चों को अगर आप लोग कोई काम दे दें तो वो स्वयं खोज करके उसे हल करें। जैसे आप बच्चे को कोई प्रश्न दे दिए कि ये प्रश्न आपका होमवर्क है, इसे सॉल्व करके आपको ले आना है, तो बच्चा वह प्रश्न जो है स्वयं से करने का प्रयास करता है कि नहीं करता है? तो स्वयं सिद्ध विधि वही होती है। अब आनुवांशिक विधि क्या होती है? आनुवांशिक विधि जैसे परंपरागत विधि, यानी जो पिछली पीढ़ी से चलती हुई चली आ रही है। जैसे कोई कार्य है पिछली पीढ़ी से चलती हुई चली आ रही है तो बच्चे उसमें नया न करके बस उसी को फॉलो करें तो वो हमारा आनुवंशिक विधि हो जाता है। तो यहाँ प्रश्न में हमसे नहीं पूछा है, तो इसमें बच्चा कुछ स्वयं से थोड़ी न कर रहा है, ये पिछली पीढ़ी से उसका जो काम होते हुए चला आ रहा है वही वह करते चला जा रहा है, इसमें कुछ नया करने का प्रयास वो नहीं कर रहा है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? आनुवंशिक विधि। तो प्रश्न संख्या अगले पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 19 पर। 19 क्या कह रहा है? 19 कह रहा है कि एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 है। यानी ये जो आयताकार बाग है इसका अर्ध परिमाप 36 है। तो बाग की लंबाई वाली भुजा की माप होगी। हमसे बाग की लंबाई वाली भुजा यानी लंबाई कहने का मतलब जो आयताकार बाग है उसकी लंबाई हमसे पूछा है। तो हम सबसे पहले क्या कर ले रहे हैं? हम सबसे पहले इस आयताकार बाग की चौड़ाई जो है, यहाँ से हम चौड़ाई मान ले रहे हैं कि आयताकार बाग की चौड़ाई यक्स है। जब आयताकार बाग की चौड़ाई यक्स हो जाएगी तो लंबाई कितनी होगी? लंबाई यहाँ देखिए प्रश्न में कह रहा है कि जिसकी लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी अगर हम लोग चौड़ाई यक्स मान ले तो लंबाई 4 मीटर अधिक है, यानी यक्स प्लस 4 हो जाएगा। ये चौड़ाई यक्स है, लंबाई 4 मीटर अधिक है, यानी इस चौड़ाई से यक्स से लंबाई 4 मीटर अधिक है तो प्लस 4 हम लोग कर देंगे। फिर इसका कह रहा है कि अर्ध परिमाप 36 है। अब अर्ध परिमाप 36 है, परिमाप बराबर कितना हो जाएगा? यानी इसका आधा परिमाप जब 36 है तो अगर हम लोग इसका पूरा परिमाप निकालें तो इसका 2 गुना हो जाएगा। 2 गुना कैसे हुआ? जैसे इसका आधा परिमाप, जैसे ये कोई रेखा है, अगर हम आपसे कह दें कि इस रेखा के मतलब आधे रेखा की लंबाई 2 मीटर है तो पूरी रेखा की लंबाई कितनी होगी? तो आप लोग इसका 2 गुना कर देंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा कि नहीं? ये कोई रेखा है, अगर मैं बोल दूं कि आधी, ये यहाँ से अगर हम लोग काट दें, अगर कह दें इस आधी रेखा की दूरी 2 मीटर है तो आधे का कितना होगा? तो आप लोग इस आधे का 2 गुना कर देंगे तो ये आधा भी निकल कर आ जाएगा।
बस वही चीज़ हमें यहाँ करना है। अर्ध परिमाप हमें 36 दिया है, तो जब हम लोग परिमाप निकालेंगे तो 2 से गुणा कर देंगे, तो 36 दूना कितना हो जाएगा 72, यानी परिमाप हमारा निकल कर कितना आ गया 72। अब आप सभी को पता क्या होगा, ये परिमाप बराबर, ये फॉर्मूला होता है, परिमाप बराबर होता है बेटा 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले से आप सभी परिचित होंगे। तो अब यहाँ से देखिए परिमाप हमारा निकल कर आया था 72, तो परिमाप के स्थान पर हम लोग क्या लिख देंगे 72। अब यहाँ से ये 2 है तो 2 को लिख देंगे। लंबाई कितनी है x प्लस 4 है, तो लंबाई के स्थान पर x प्लस 4 लिख देंगे, और प्लस चौड़ाई x मान रखा है हमने, तो चौड़ाई के स्थान पर x रख देंगे। यहाँ देखिए चौड़ाई x है, लंबाई x प्लस 4 है, तो बस वही मान मैं यहाँ पर रख दी हूँ। अब यहाँ से देखिए, अब ये तो यहाँ से 72 हो गया। अब इस 2 का अगर हम लोग पक्षांतर करना चाहें तो ये बटा 2 हो जाएगा। बटा 2 कैसे हुआ, क्योंकि ये जो x प्लस 4 प्लस x है इसके साथ ये 2 गुणा में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा, तो 2 का पक्षांतर 72 के बटा 2 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये x प्लस 4 प्लस x बचा, यानी इस x को और ये x, दोनों x अगर हम लोग जोड़ दें तो कितना आ जाएगा 2x आ जाएगा, प्लस 4 बचेगा तो प्लस 4 वैसे लिख लेंगे। अब यहाँ से 2 से अगर काटे तो 2 तिया के 6, 2 छक्के 12, 36 आया। तो यहाँ से 2x प्लस 4, या तो ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से 36 बचा बराबर इधर 2x प्लस 4 बचा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, अब यहाँ से अगर मैं 2x बराबर लिखना चाहूँ तो ये 36 है और -4 हो जाएगा। -4 कैसे हुआ, इस 4 का हम लोग पक्षांतर 36 के साथ किए, यानी 36 की तरफ इस 4 का पक्षांतर किए, तो 4 प्लस में है, 36 के पास जाएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ से 2x बराबर ये हो जाएगा 32। 36 में से जब 4 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 32, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 16। 16 कैसे, ये देखिए 2 से 32 कटेगा 16 बार में, तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई 16। अब x हमने यहाँ देखिए प्रश्न में चौड़ाई हमने कितना मान रखा है x, तो x की वैल्यू जब हमारे पास निकल कर 16 आ गई, यानी हमारी चौड़ाई जो है वो कितनी आ गई 16 मीटर। लेकिन हमसे प्रश्न में लंबाई पूछा है, बाग की लंबाई, तो बाग की लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई हमारी x प्लस 4 है, यह प्रश्न में दिया हुआ था कि लंबाई उसकी चौड़ाई से 4 अधिक है, तो लंबाई जब x प्लस 4 है तो x की वैल्यू हमने अभी निकाल रखा है 16, और प्लस 4 है तो प्लस 4 कर देंगे तो 16 4 20, यानी जो बाग की लंबाई है वो हमारे पास निकल कर कितनी आ गई 20 मीटर। और 20 मीटर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 20 पर चलते हैं। 20 क्या कह रहा है, 20 कह रहा है कि राजधानी एक्सप्रेस एक स्टेशन से 7:29 PM से चलकर अगले गंतव्य स्थान पर 17 घंटे 42 मिनट के पश्चात पहुंचती है। अगले गंतव्य पर पहुंचने का समय है, यानी कोई राजधानी एक्सप्रेस है या वो एक स्टेशन से 7:29 PM, 7:29 PM का मतलब यह शाम को 7:29 PM पर चल रही है। जैसे यहाँ से देखिए ये हो गया 7:29 PM, ये शाम को 7:29 PM पर चल रही है, तो जब 12 घंटे ये चल लेगी, यानी ये ट्रेन जो है जब 12 घंटे चल लेगी तो यह 7:29 AM, 7:29 PM में अगर 12 घंटे जोड़ दिया जाए तो 7:29 PM में जब 12 घंटे यह ट्रेन चल देगी तो 7:29 AM, यानी यह सुबह का, अगला दिन जब सुबह का आएगा तो 7:29 AM तक यह पहुंची है। अब ये जो 12 घंटा चल चुकी है, यानी अब यह ट्रेन 7:29 पर जब चली गई है 7:29 AM पर, यानी 12 घंटे यह चल चुकी, तो ये जो 17 घंटे 42 मिनट चली है इसी में से तो 12 घंटे चल चुकी है। अब 12 घंटे चलने के बाद 5 घंटा 42 मिनट ये इसमें शेष बचा है, यानी उसको 17 घंटा 42 मिनट चलना था, उसमें से वो 12 घंटा चल चुकी। जब 7:29 PM पर 12 घंटा वह चली तो 7:29 AM पहुंची है AM पर।
यानी 12 घंटा जो चली है वो 17 घंटे 42 मिनट में से ही चली होगी। तो अब बचा कितना है, 5 घंटा 42 मिनट। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से ये 7:29, अब यहाँ PM नहीं लेंगे, अब यहाँ AM लेंगे। AM क्यों लेंगे, क्योंकि 7:29 PM से वो 12 घंटे चलकर 7:29 AM पर पहुँच चुकी है। अब 7:29 AM यानी अगले दिन पर जब पहुँच गई तो उसके पास बचा कितना, 5 घंटा 42 मिनट। अब 7:29 में जब 5 घंटा 42 मिनट जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 7 5 12 घंटा और 71 मिनट। ये देखिए 9 2 11, 4 2 6 1 7 और 7 5 12, यानी 12 घंटा 71 मिनट ये चल चुकी है। अब 71, ये 12 घंटा तो 12 घंटा है ही, यानी कहने का मतलब ये 7:29 AM पर चली है। इसमें जब 5 घंटा और जोड़ देंगे तो ये 12 बज जाएगा, यानी 12:71 पर अब यह पहुंच चुकी है अपने गंतव्य स्थान पर। इसको जहाँ पर जाना था, यानी देखिए 7:29 PM पर चली है, 17 घंटे 42 मिनट ये चल चुकी, 12 घंटे यहाँ चली और 5 घंटा 42 मिनट यहाँ चली। उसके बाद उसको जहाँ पहुँचना था वो 12:71 पर पहुँच चुकी है। लेकिन अब आप लोग कहेंगे कि 71 मिनट कैसे जोड़ा जाए, तो यहाँ से देखिए 60 मिनट, यानी 1 घंटे में कितना मिनट होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ये तो आप सभी को पता होगा। तो यहाँ से अगर इस 71 मिनट में से अगर हम लोग 60 निकाल दें, अगर 60 मिनट निकाल दें, जैसे यहाँ से देखिए ये 11 बचेगा। इस 71 को मैं 60 + 11 लिख सकती हूँ कि नहीं, यहाँ से देखिए 1 6 1 7, 71 मिनट बचेगा। तो 60 मिनट में 1 घंटा होता है, यानी 12:71 हुआ है, तो 12 बजे यानी 60 मिनट में 1 घंटा होता है। तो ये 12 में जब 1 घंटा जोड़ देंगे तो 12 से 1 बज जाएगा। 12 बजे के बाद कितना बजता है, 1 बजता है। अब जब 1 हम लोग बजा दिए, इसमें से 60 मिनट निकाल लिए, तो इसमें से बचा कितना, 11 मिनट बचा, 11 मिनट बचा। यानी जहाँ इस ट्रेन को पहुंचना था अपने गंतव्य स्थान पर, वह 1:11 पर पहुंच चुकी है। अब यहाँ से आप लोग बताइए कि वह AM पर पहुंची है या PM पर पहुंची है। तो यहाँ बेटा वो PM पर पहुंची है। PM पर कैसे पहुंची है, यहाँ से देखिए 7:29 पर, यानी शाम को यह चली है। अगली सुबह यह 7:29 12 घंटे चली है, तो अगली सुबह 7:29 पर पहुंची। और 7:29 में जब 5 घंटा 42 मिनट जोड़े हैं तो ये दोपहर के 12:17, यानी दोपहर का 12:17 PM होता है, तो दोपहर का 1:11 कितना होगा, PM होगा। यह दोपहर को 1:11 पर अपने गंतव्य स्थान पर पहुंची है ना, तो 1:11 पर और PM में यह अपने अगले गंतव्य स्थान पर पहुंच चुकी है। तो हमारा ऑप्शन C जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 21 पर 21 क्या कह रहा है, 21 देखिए, 21 कह रहा है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 0 है, 1 है, 2 है कि 3 है। आप लोग कमेंट करके बताइए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये चीज़ें तो आप लोग बहुत ही पहले से पढ़ते हुए चले आ रहे होंगे, तो इस प्रश्न का जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या अगर आपसे पूछे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे, यहाँ से देखिए, या तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे या सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो आप लोग आंसर 2 करेंगे। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या पूछे तो भी, और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या पूछे तो भी आप लोग 2 आंसर करेंगे। अगर मान लीजिए आपसे प्रश्न में पूछ लिया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, अगर आपसे प्रश्न में पूछ लिया कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या बताइए, तो सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 हो जाएगी। अब अभाज्य संख्या क्या होती है, आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि मैम अभाज्य संख्या तो बोल रही हैं, लेकिन ये तो मुझे पता ही नहीं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से या स्वयं से कटें। जैसे 3 देखिए,
3 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। जैसे ये 5 देखिए, 5 या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा। अभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो केवल 1 से कटें या फिर स्वयं से कटें। कहने का मतलब कि जिनके केवल 2 गुणनखंड हों। यहाँ देखिए 2 गुणनखंड है कि नहीं है, जिनके केवल 2 गुणनखंड होते हैं। तो ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या हमारी 2 होती है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी 3 होती है। प्रश्न में हमसे सबसे छोटी अभाज्य पूछा है, तो ये हाँ हमारा आंसर हो जाएगा 2। तो ऑप्शन सी हम लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 22 पर चलते हैं। 22 क्या कह रहा है? 22 कह रहा है कि पाई है, हमसे पूछ रहा है प्रश्न में कि पाई है, एक विषम संख्या है, एक सम संख्या है, एक अभाज्य संख्या है कि एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ से आप लोग एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे पूछे कि पाई है, अगर आपसे पूछे पाई है, तो पाई हमेशा ध्यान दीजिएगा एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है। और अगर पाई का मान 22/7 दे दे, तो 22/7 अगर पूछ ले क्या है, तो 22/7 हमारी परिमेय संख्याएं हैं। परिमेय संख्या क्या होती है बेटा? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकें। तो p/q के रूप में देखिए 22/7 को हम लोग लिख लेंगे, तो वो एक परिमेय संख्या हो जाएगी। और पाई अपरिमेय संख्या है। पाई का मान कितना होता है? 3.14। ये 3.14 हम लोग, ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं है। पाई की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो पाई की वैल्यू 3.14159265 ऐसे करते करते अनंत तक जाती है। यानी पाई की वैल्यू फिक्स नहीं है। ये जो 22/7 भी है, ये हम अपनी कैलकुलेशन के लिए 22/7 इसकी वैल्यू रख लिए हैं। एग्जैक्ट वैल्यू पाई की 22/7 नहीं होती है। इसीलिए जब पाई पूछे तो पाई अपरिमेय संख्या है, और 22/7 अगर लिख दे तो 22/7 एक परिमेय संख्या है। क्योंकि 22/7 को हम लोग देखिए p/q के रूप में लिख ले रहे हैं। तो 22/7 परिमेय संख्या है और पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है। प्रश्न में हमसे पाई पूछा है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। यानी हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 23 पर। 23 क्या कह रहा है? पहली संख्या 350 को, यानी हम लिख लेंगे पहले, सबसे पहले क्या? 350। आगे कह रहा है कि को, यानी 350 गुणे 20% बढ़ाकर हम कोई वैल्यू लेते हैं तो वो हमारी 100% की होती है। अगर आप कोई वैल्यू लेते हैं तो वो अपने आप में 100% होती है। उसमें कह रहा है कि 20% बढ़ा दिया जाए, यानी इस 100 में अगर 20% बढ़ा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 120% हो जाएगा। अब 20% बढ़ाने के बाद कितना आया? 120%, यानी 350 का 120%, तो 120% का मतलब हुआ 120/100। बटा 100 कैसे आया? प्रतिशत का मतलब होता है बटा 100। अब आगे कह रहा है कि ये जो वैल्यू आई है इसको पुनः 20% कम कर दिया जाता है। तो 20% जब कम कर देंगे, यानी इस 100 में से पूरी वैल्यू तो हमारी 100% की होती है, इसमें से जब 20 कम करेंगे तो ये हमारी 80% की वैल्यू हो जाएगी। तो 80% का मतलब होता है कि 80/100, प्रतिशत का मतलब होता है 100। अब यहाँ से देखिए 1 0 से 1 0 कटा और यहाँ से 1 0 से 1 0 कटा। ये हो गया 2 5 10 और 2 6 12, वापस से 2 5 10 और 2 चौके 8। अब यहाँ से देखिए ये हो गया 5 7 35, 0 आ गया। यहाँ से 5 1 5 और 5 1 5, 5 चौके 20, यानी 14 5 70। अब यहाँ से देखिए बचा कितना? 14 गुणा 6 चौके 24। कितना बचा? 14 गुणा के 24 बचा। तो 14 गुणा 24 जब आप लोग करेंगे तो ये आएगा 336। गुणा आप लोग किया करिए, 14 गुणा 24 जब आप लोग करेंगे तो कितना आएगा? 336। अब कमी हमें देखनी है, हमें देखनी है कि हमारी कमी आई कितनी। हमारी संख्या कितनी थी? 350। 350 थी हमारी संख्या शुरुआत में, इसमें से 20% बढ़ाया और 20% घटाया। 20% बढ़ा के 20% घटा के जब हम लोग मान निकाले तो हमारा कितना आया?
336, यानी प्रश्न हल करने के बाद 336। तो 350 में से जब हम लोग 336 इसको निकाल देंगे तो हमारा आएगा 14, यानी ये जो 14 आया है यही हमारी कमी को दर्शा रहा है। हमारी कमी कितनी दर्शा रहा है? 350 हमारी संख्या थी, 336 हल करने के बाद जब हम लोग निकाले तो 350 में से जब 336 माइनस करेंगे तो आएगा 14, यानी 14 जो है ये हमारी कमी को दर्शा रहा है। अब कमी परसेंट कैसे निकालते हैं? कमी परसेंट कैसे निकालते हैं? जितने की कमी रहती है उसको अंश में लिखते हैं, जिसके सापेक्ष यानी के सापेक्ष वाली वैल्यू हम हर में रखते हैं। तो ये 14 जो कमी आई है वो किसके सापेक्ष आई है? 350 के सापेक्ष आई है। किसके सापेक्ष आई है? 350 के। तो हर में 350 लिखेंगे और गुणा 100 कर देते हैं। बस अब कुछ करना है नहीं, अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये 0 से 0 कटा, ये हो गया 5 दूना के 10 और 5 सत्ते 35 और ये 7 दूना के 14। तो यहाँ से देखिए 2 दूना के 4%, यानी हमारी कमी परसेंट निकल कर कितनी आ गई? 4%। तो 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन बी में, यानी ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 24 पर चलते हैं। 24 क्या कह रहा है? 24 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 24 का आंसर आप लोग दीजिए। अगर आप लोग यूपी टेट की तैयारी मन से कर रहे हैं, यानी अगर आप अपने मन में ये बैठा लिए हैं कि हमें यूपी टेट पास करना है, तो आप लोग 24 वाले प्रश्न का जवाब दीजिए, क्योंकि 24 प्रश्न थोड़ा सा अच्छा है। अगर आप लोग इसका जवाब दे पा रहे हैं, यानी अगर आपको ये सवाल आ रहा है और आप इसको लगा पा रहे हैं, तो आप इसका आंसर हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 24 देखते हैं। 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है कि किसी घनाभ के 3 संलग्न फलकों के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल 7:10:14 के अनुपात में है। यदि घनाभ का आयतन 350 सेंटीमीटर क्यूब हो तो सबसे लंबी भुजा की लंबाई बताना है। अब 3 फलक हमें दिया हुआ है। घनाभ क्या होता है? यहाँ से देखिए, अगर हम लोग ये घनाभ बनाना चाहें तो घनाभ यही तो होता है। ये देखिए, यही तो हमारा घनाभ होता है। अब इसमें से यहाँ देखिए, ये पहला फलक, ये दूसरा फलक और ये तीसरा फलक, यही हमारा फलक हो गया। अब इसमें से दिया क्या है? इनके तीनों फलक 7, 10 और 14 के अनुपात में हैं। अगर हम लोग इस वाले फलक की बात करें तो इस वाले में हमें चौड़ाई और ऊंचाई मिल रहा है। अगर हम इस फलक की बात करें तो इसमें हमें लंबाई और ऊंचाई मिल रहा है, और अगर इस फलक की बात करें तो इसमें लंबाई और चौड़ाई मिल रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब यहाँ से देखिए, तीनों फलकों का क्षेत्रफल, यहाँ से ये दिया है ना कि तीनों फलक के पार्श्व पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो तीनों फलकों का क्षेत्रफल ये मैं लिख दे रही हूँ। यहाँ से देखिए, ये हो गया तीनों फलकों के क्षेत्रफल। तीनों फलकों के क्षेत्रफल कौन कौन से हैं? एक है लंबाई चौड़ाई, यहाँ से लंबाई चौड़ाई अनुपात। अब यहाँ से हो जाएगा बेटा चौड़ाई और ऊंचाई, यहाँ से चौड़ाई ऊंचाई, यानी ये हो जाएगा BH अनुपात, और यहाँ से हो जाएगा लंबाई और ऊंचाई, यानी L और H, लंबाई और ऊंचाई। इसका अनुपात हमें दिया है, कितना दिया है? 7:10:14। अनुपात हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता है, ये चीज़ मैं आपको बता चुकी हूँ। यानी लंबाई चौड़ाई हमारे पास 7 यूनिट है, चौड़ाई ऊंचाई हमारे पास 10 यूनिट है, लंबाई ऊंचाई हमारे पास 14 यूनिट है। अगर हम इसको एग्जैक्ट वैल्यू में लेंगे तो ये हमारा एग्जैक्ट वैल्यू में कितना आएगा? ये हो जाएगा 7x, ये हो जाएगा 10x और ये हो जाएगा 14x। यानी अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू में निकालेंगे तो हम x के साथ मानेंगे। अब सूत्र आप सभी को पता है, सूत्र क्या पता है? घनाभ का आयतन। ये फॉर्मूला होता है हमारा घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ये घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब ये जो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई है, इसको अगर हम लोग L² B² H² और ये रूट में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं?
ये जो यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर की हूँ, इसको मैं यल बी एच का होल स्क्वायर भी लिख सकती हूँ। तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा, या तो मैं यल बी एच का होल स्क्वायर करूँ या फिर यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर करूँ, बात एक ही है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा, यानी हम ये संख्याएं लिख सकते हैं। अब यहाँ से देखिए, ये जो यल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर है, इसको मैं बेटा यल बी गुणा बी एच गुणा एच यल लिख सकती हूँ कि नहीं लिख सकती हूँ। देखिए यहाँ से यल बी मैं लिखी हूँ, यहाँ से एक यल ले ली, एक बी ले ली। अब यहाँ से अभी एक यल और एक बी बचा है, तो ये जो एक बी बचा है वो, और यहाँ से एक एच ले ली हूँ। अब यहाँ से एक यल और एक यल बचा है, बी तो दोनों में ले चुकी हूँ, तो एक एच और एक यल बचा है, तो उसको मैं यहाँ लिख दी। अब यहाँ मैं ये सब क्यों की हूँ, क्योंकि यहाँ से देखिए यल बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ कितनी है 7x, यानी यल बी 7 यूनिट बता रहा है ना, तो यल वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास 7x गुणा बी एच की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 10x और गुणा एच यल की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी 14x। ये रूट में है। अब रूट में है तो क्या करेंगे, और घनाभ का आयतन, ये सब घनाभ के आयतन के बराबर चल रहा है। प्रश्न में हमें घनाभ का आयतन दिया है 350, यानी प्रश्न में हमें घनाभ का आयतन दिया है 350, तो घनाभ का आयतन हम लोग लिख सकते हैं 350 बराबर √7x गुणा 10x गुणा 14x। अब यहाँ हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं, इन दोनों पक्षों का वर्ग कर दे रहे हैं। तो वर्ग करने से क्या होगा, 350 का वर्ग, 350 के वर्ग का मतलब 350 गुणा 350 हो जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर अगर आप लोग करते हैं तो 2 के स्क्वायर का मतलब होता है 2 गुणा के 2, ऐसे ही 350 गुणा 350 हो गया। अब यहाँ से अगर वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, बचेगा कितना 7x गुणा 10x गुणा 14x। यहाँ से कितना बचेगा 7 गुणा 10 गुणा 14 बचेगा। अब गुणा यक्स गुणा यक्स गुणा यक्स, यानी 3x का गुणा करेंगे तो ये यक्स क्यूब हो जाएगा। यक्स, ये सब यक्स को मैं एक साथ लिख दी हूँ, 1 2 3 यक्स, यानी यक्स का क्यूब हो गया। और 7 10 और 14 को मैं इस साइड लिख ली हूँ। अब क्या होगा यहाँ से, अब यहाँ से देखिए ये जो 350 है, ये 350 गुणा 350 बटा 7 गुणा 10 गुणा 14, ये कैसे आया बराबर यक्स क्यूब। अब ये कैसे आया, यहाँ से देखिए 350 गुणा 350 है, ये 7 गुणा 10 गुणा 14 का हम लोग क्या कर लिए हैं, पक्षांतर कर लिए हैं। तो यहाँ देखिए ये सब गुणे में है, यानी इसका पक्षांतर सब भाग हो जाएगा एक साथ, और बराबर यक्स क्यूब को मैंने इस साइड छोड़ रखा है। अब यहाँ से देखिए 7 एकम 7 हो गया, और 7 पचे 35, ये 50 हो गया। यहाँ से ये 10 पचे 50 हो गया। अब यहाँ से देखिए 2 सत्ते 14, और यहाँ से 2 एकम 2, और 2 एकम 2 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, तो 7 बचा, और यहाँ से 175 बचा। अब अगर 7 से काटना चाहें तो ये हो गया 7 दूना के 14, 3 बचा, और 7 पचे 35, 25 आया। अब यहाँ से यक्स क्यूब बराबर देखिए, ये यक्स क्यूब इधर है तो इसको हम लोग इस साइड लिख सकते हैं। तो यक्स क्यूब बराबर ये सब कट पिट करने के बाद क्या बचा 5 गुणा के 25, 5 गुणा 25 करेंगे तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125, और 125 जो है वो 5 का क्यूब है। 5 के क्यूब का मतलब 5 का गुणा जब 3 बार करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 5, तो कितना आएगा 125 आएगा। यानी यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 5 आ गई। अब यहाँ से देखिए इस यहाँ जो तीनों क्षेत्रफल दिया हुआ है, अगर यहाँ से हम यल बी की वैल्यू निकालना चाहें, अगर यहाँ से हम यल बी की वैल्यू निकालना चाहें तो यल बी हमारा 7 यूनिट है, और इसको एग्जैक्ट माने हैं तो ये 7 यक्स है। यक्स की वैल्यू हमारे पास 5 आई है, तो 7 गुणा 5 हो जाएगा, तो 7 पचे 35, ये कितना आ गया, यहाँ से 7 गुणा
अब 5 है तो 7 पचे 35 आ गया। अब यहाँ से बी एच की वैल्यू अगर निकाल लें, यहाँ से बी एच की वैल्यू अगर निकाल लें तो बी एच यहाँ पर देखिए 10 यक्स है और यक्स की वैल्यू 5 है तो 10 पचे कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब यहाँ से एच यल या यल एच की वैल्यू निकालें तो 14 है तो 14 पचे कितना हो जाएगा, 70, 14 पचे 70। अब हमसे पूछा है कि सबसे बड़ी भुजा की लंबाई, यानी लंबाई हमसे सबसे बड़ी भुजा की पूछा है। अब इन सब में यल बी एच में सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, उसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ से देखिए, अगर हम लोग यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहें, यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहें तो इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से, यहाँ देखिए b है तो b की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें b की वैल्यू, तो यहाँ से देखिए 5 सत्ते 35, 5 एकन्नम 5 यानी 5 दहा में 50, ये 5 5 से दोनों कट रहा है तो b की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ जाएगी 5। और यहाँ से अगर हम लोग यल की वैल्यू निकालना चाहें तो यल की वैल्यू देखिए, यहाँ से यल और यल, यहाँ से अगर यल की वैल्यू निकालना चाहें तो ये 35 और 70 यानी 7 पचे 35 और 7 दहा में 70, यानी यल की वैल्यू हमारे पास निकल कर 7 आ गई। अब बचा है यच, तो यच की वैल्यू कैसे निकलेगी, यच की वैल्यू इससे और इससे निकलेगी 50 और 70 से, तो 10 पचे 50, 10 सते 70, तो यहाँ से यच बराबर हमारा निकल कर आ गया 10। अब इन सब भुजाओं में देखिए सबसे बड़ी भुजा की लंबाई हमसे पूछा है तो सबसे लंबी भुजा कौन सी हो जाएगी, यच वाली, यानी सबसे लंबी भुजा की लंबाई हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर किस ऑप्शन में है, यहाँ से सिर्फ ए बी ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 10 है नहीं, तो चलिए देखते हैं आगे 10 ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ से देखिए, यहाँ ऑप्शन डी में बेटा 10 सेंटीमीटर है तो हमारा आंसर 10 सेंटीमीटर बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 देखते हैं। 25 क्या कह रहा है, 25 कह रहा है कि 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्याओं का योग 99 है, ये गुणज होंगे, यानी ये जो 3 की 3 क्रमागत गुणज का मतलब होता है 3 का गुणा करिए। जैसे यहाँ से देखिए, अगर हम लोग मान लें कि 3 क्रमागत गुणज यानी 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्या, अगर पहली यक्स मान लें तो दूसरी यक्स प्लस 3 हो जाएगी और तीसरी यक्स प्लस 6 हो जाएगी। कैसे, यहाँ से यक्स प्लस 1 यक्स प्लस 2 मैं क्यों नहीं लिखी, क्योंकि हमसे 3 का गुणज कह रहा है। 3 का गुणज का मतलब कि वह संख्याएं 3 के गुणज के रूप में है, यानी 3 का गुणा जब करें तो वो संख्याएं आनी चाहिए। जैसे देखिए यक्स की वैल्यू अगर हम 3 रख लें, यक्स की वैल्यू अगर 3 रख लें तो यहाँ 3 आएगा और यक्स बराबर 3 है तो 3 3 यहाँ देखिए 6 आएगा और यहाँ 3 रख लें तो 6 3 9 आएगा। जैसे देखिए 3 3 दूना के 6, 3 3 के 9, ये 3 का गुणज चल रहा है। तो पहली संख्या हमारी यक्स हो जाएगी, दूसरी यक्स प्लस 3 और तीसरी यक्स प्लस 6। प्रश्न में कह रहा है कि इन तीनों का योग 99 है, यानी ये यक्स प्लस 3 और प्लस यक्स प्लस 6, इसकी वैल्यू हमें प्रश्न में दिया हुआ है कितनी है, 99 है। तो अब यहाँ से अगर हम यक्स की वैल्यू निकाल लें और यहाँ पर यक्स की वैल्यू इन सब जगह रख दें तो 3 की गुणज जो संख्याएं हैं वो हमें आसानी से मिल जाएंगी। तो यहाँ से देखिए 1 2 और 3 यक्स हैं तो 3 यक्स लिख देंगे, प्लस 6 3 9 है और बराबर 99 है तो बराबर 99 लिख देंगे। अब यहाँ से 3 यक्स बराबर 99 माइनस 9, इस 9 का पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 9 है तो ये माइनस 9 में हो जाएगा। 99 में से 9 घटाएंगे तो आएगा कितना, 90 आएगा। अब यक्स बराबर कितना आ जाएगा, ये 90/3 हो जाएगा तो 3 3 के 9, यानी यक्स की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल कर आ गई, 3। अब जो 3 की 3 क्रमागत गुणज संख्या हम लोग माने थे, पहली माने थे यक्स, दूसरी माने थे यक्स प्लस 3 और तीसरी माने थे यक्स प्लस 6। तो यक्स की वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई है 30, यानी पहली संख्या हमारी हो जाएगी 30। दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या यक्स बराबर 30 निकल कर आया है तो 30 प्लस 3 यानी दूसरी संख्या हमारे पास हो जाएगी 33 और तीसरी संख्या यक्स की वैल्यू हमारे पास 30 है, 30 में प्लस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36।
यानी 3 की जो 3 क्रमागत गुणज संख्या है वो 30, 33 और 36 निकल कर आई है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी में, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 पर। 26 देखिए, 26 प्रश्न क्या कह रहा है? 26 कह रहा है कि सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है? अब क्या करेंगे? अब यहाँ से देखिए 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60 मिनट होते हैं। यानी अगर हम लोग यहाँ से निकालें 1 घंटे में, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। तो यानी 60 मिनट में वो कितना किताब पढ़ रही है? किताब का 1/5 भाग पढ़ रही है। तो 1 घंटा यानी 60 मिनट में वो 1/5 भाग पढ़ रही है। तो 1 मिनट में वो कितना पढ़ेगी? तो 1 मिनट में बेटा 1 में 5/60, यानी 1 मिनट में ये 5 गुणा 60 हो जाएगा। इस 60 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा। 60 मिनट में वो 1/5 भाग पढ़ रही है। तो 1 मिनट में 1/5 में यहाँ 5 में 60 से गुणा हो जाएगा। तो अब यहाँ से देखिए, अब आगे प्रश्न में कह रहा है कि 2 सही 1/3, यानी 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है। तो 2 घंटे में कितना मिनट होगा? 6 दूना के 12, 120। यहाँ देखिए, यहाँ 2 घंटे में कितना हो जाएगा? 120 मिनट। 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो 2 घंटे में 120 मिनट हो जाएगा। अब यहाँ से 2 घंटे में 120 मिनट जब हो गया तो बचा कितना? 1/3 घंटा भी बचा है। तो 1 मिनट में जब 1 घंटा में 60 मिनट होता है, तो 1/3 में जब हम लोग 60 से गुणा कर देंगे तो ये 3 दूना के 6, 0, यानी ये 20 मिनट बचा। 1/3 घंटे में कितना मिनट होगा? 20 मिनट। और 2 घंटे में 120 मिनट होगा। तो 2 सही 1/3, यानी इन दोनों को जोड़ने के बाद कितना आएगा? 140 मिनट आएगा। तो अब 2 सही 1/3 घंटे को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 140 मिनट लिख सकते हैं। तो 140 मिनट में वह कितना किताब पढ़ेगी? 1 गुणा 140 बटा 5 गुणा 60। अब ये कैसे आया? यहाँ से देखिए 1 मिनट में वह 1/5 गुणा 60 घंटा पढ़ रही है। तो 140 मिनट में वो 1 गुणा 140 बटा 5 गुणा के 60 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 कट गया और यहाँ से 2 तिया के 6, 2 सत्ते 14, यानी बचा कितना? 7/5 तिया के 15। ये 7/15 आ गया। अब हमसे आगे पूछ रहा है कि तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचेगा। अब शेष बचा हुआ भाग कैसे हम लोग निकालेंगे? यानी अगर शेष बचा भाग हमें निकालना हुआ तो पूरी किताब तो हमारी 1 होती है। पूरी किताब हम कितनी मान लेंगे? 1 मान लेंगे। 1 में से वो 7/15 भाग पढ़ चुकी है। ये देखिए, ये प्रश्न में जब वो 2.5 घंटे पढ़कर सोई है, 2 सही 1/3 घंटे, यानी वो उस समय किताब का 7/15 भाग पढ़ चुकी है। तो पूरा किताब हम 1 मान लिए। 1 में से वो 7/15 पढ़ चुकी है, यानी 1 में से जब 7/15 माइनस कर देंगे तो जो आएगा, यानी जो बचेगा, वही हमारा शेष बचने वाला भाग होगा। तो अब यहाँ से 1/1 कर सकते हैं। अब यहाँ से 15, 1 का एलसीएम 15 आएगा। तो हर का भाग हर में, 1 का भाग 15 में करेंगे, 15 बार जाएगा। तो ये 15 का नाम 15 हो गया। -15 से 15 कटा, बचा कितना? 7। तो 15 में से 7 जब निकालेंगे तो कितना बचेगा? 8/15, यानी जो शेष उसका पढ़ने वाला भाग बचा है वो कितना बचा है? 8/15। तो 8/15 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 27 पर। प्रश्न संख्या 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 269 में जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो।
हमसे वह संख्या पूछ रहा है। अगर जोड़ने वाली संख्या या घटाने वाली संख्या पूछे तो इसे हमें भाग विधि गुणनखंड से हल करना होता है। जैसे यहाँ देखिए ये 269 ये हमें प्रश्न में दिया हुआ है, इसका हम भाग विधि से गुणनखंड निकालेंगे। तो ये भाग विधि से गुणनखंड तो सबको निकालने आता होगा, अगर नहीं निकालने आता तो यहाँ आप लोग ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग दाहिनी तरफ से संख्याओं का जोड़ा बनाते हैं। जैसे यहाँ देखिए यहाँ 69 का जोड़ा बन गया तो 69 का जोड़ा बना देंगे। अब यहाँ 2 का जोड़ा नहीं बना है, 2 अकेले है, तो या तो इसके बाएं आप लोग एक 0 बढ़ा लें, अगर नहीं भी बढ़ा रहे हैं तो इसको अकेले आप लोग लिख सकते हैं। जोड़ा कभी भी बाएं से दाहिने नहीं बनाना है, कहाँ से, दाहिने से बाएं बनाना है। तो अब जोड़ा बनाने के बाद देखिए अब यहाँ कौन सी ऐसी संख्या लें कि जैसे यहाँ देखिए अगर हम लोग यहाँ 1 ले रहे हैं तो हमें यहाँ बार में भी 1 ले जाना होगा। हमें ऐसी संख्या लेनी है कि उसका वर्ग करने के बाद ये जो जोड़ा बनी हुई संख्या है इस संख्या से कम आए। तो अगर यहाँ 2 बार ले रहे हैं, जैसे अगर यहाँ 2 बार लेंगे तो यहाँ भी 2 ले जाना होगा, तो 2 दूना के 4 हो जाएगा, यानी ये 2 से ज़्यादा हो जाएगा। तो 1 जब लेंगे तो 1 का गुणा 1 में जब करेंगे तो यहाँ 1 आएगा। अब 2 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ 1 आएगा और इस जोड़े को उतारेंगे, यानी उतारने में हम क्या करेंगे, जोड़े को साथ में उतारेंगे। अब जो यहाँ लिखे रहेंगे उसी को हम इसके आगे प्लस कर लेंगे, यानी 1 यहाँ कितना आ गया, 2 आ गया। यहाँ पे जो संख्याएं लिखे होंगे और यहाँ पे जो संख्याएं लिखे होंगे हम लोग उसको यहाँ पर भी लिखकर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 1 कितना आ गया, 2 आ गया। अब यहाँ हम लोग कितनी बार ले जाएं, यानी कौन सी संख्या रखें, जो संख्या यहाँ रखेंगे वही संख्या हमें यहाँ भी रखनी होगी और इसका गुणा इसमें करेंगे तो इस संख्या से कम आनी चाहिए। लेकिन हमसे पूछा है कि हम कौन सी संख्या जोड़ें। तो जोड़ने को जब पूछे, जब प्रश्न में जोड़ने की बात करें तो इस संख्या से 1 नंबर ज़्यादा है, यानी 1 बार ज़्यादा हम लोग लेकर जाएंगे। जैसे यहाँ देखिए यहाँ अगर 6 बार ले जाएंगे तो ये 169 से कम आएगा, तो हम लोग यहाँ 7 बार ले जा रहे हैं। तो यहाँ देखिए 7 सते 49, 4 बचा, और 7 दूना के 14, 14 4 18, 189 बचा। अगर 7 बार न ले जाएंगे, 6 बार ले जाएंगे तो ये 169 से कम आएगा, हमें 1 बार ज़्यादा ले जाना है अगर जोड़ने वाली बात करें तो। अब यहाँ से देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से 189 में से 169 घटाएंगे तो ये आएगा 20 में, माइनस में 20 में आएगा, क्योंकि ये संख्याएं देखिए बड़ी है और ये छोटी है, तो 20 माइनस में आएगा। अब जोड़ी जाने वाली संख्या यानी 20 हमें कम पड़ रहा है, अगर यहाँ 20 और होता, यानी इस संख्या में अगर 20 अंक और ज़्यादा होता, यानी 69 में 20 जोड़ देते तो 27 से ये यानी 17 से यह पूर्णतः विभाजित हो जाता। जैसे यहाँ देखिए जो जोड़ी जाने वाली संख्या है वो कितनी आ गई, 20। अगर ये 17 है, अगर 17 का वर्ग, यानी ये बार जो 17 गया है, 17 का वर्ग बनाने के लिए हमें कितने की कमी हो रही है, 20 की। अगर इस संख्या में हम लोग 17 जोड़ दें तो 20 जोड़ दें, क्योंकि शेष हमारा 20 बचा है। अगर इस संख्या में 269 में अगर हम लोग 20 जोड़ दें तो ये हमारा 17 का पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी 269 में 20 की कमी है। 20 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यह 17 का पूर्ण वर्ग हो जाएगा। हमसे वही पूछा है कि वह कौन सी संख्या जोड़ दें कि यह जो 269 है यह पूर्ण वर्ग हो जाए, तो वह संख्या कौन सी है, 20 है, यानी 20 की कमी है। 20 अगर हम लोग जोड़ देंगे तो यह 17 का वर्ग हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 पर। 28 क्या कह रहा है, 28 देखिए, यदि किसी बस की चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए तो 300 किलोमीटर की यात्रा तय करने में 2 घंटे कम समय लेती है। तो बस की हमें सामान्य चाल बतानी है किलोमीटर प्रति घंटा में। अब सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं, हम सबसे पहले बस की सामान्य चाल जो है वो हम मान ले रहे हैं कि ये जो बस की सामान्य चाल है यह हम मान ले रहे हैं कि x किलोमीटर प्रति घंटा है। बस की सामान्य चाल कितनी है, x किलोमीटर प्रति घंटा।
अब यहाँ से चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। जैसे यहाँ से देखिए, अगर यहाँ से हम लोग चाल बराबर निकाल लें तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इस फॉर्मूले से अगर हम लोग समय बराबर निकालें तो समय बराबर हो जाएगा दूरी बटा के चाल। ये चाल समय के पास आ जाएगा, समय चाल के पास चला जाएगा, तो समय बराबर हो गया दूरी बटा के चाल। अब दूरी प्रश्न में दिया हुआ है 300 किलोमीटर, और चाल हमने बस की सामान्य चाल कितनी मान ली है, यक्स मान ली है। तो समय हमारा कितना आ जाएगा, 300 बटा के यक्स। अब प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी बस की सामान्य चाल इसके सामान्य चाल से 5 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक कर दिया जाए। यानी जो बस की चाल थी वो 300 बटा यक्स थी। अब इसमें से क्या कर देना है, ये जो सामान्य चाल 300 बटा यक्स थी इसमें 5 घंटा, यानी इसमें 5 घंटा अधिक कर दिया जाए। अधिक का मतलब +5 जोड़ दिया जाए, तब बस की क्या हो जाएगी, 2 घंटे कम समय लेगी। यानी बराबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सामान्य चाल में यदि देखिए यहाँ कह रहा है ना कि 5 घंटे प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए, 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए। यानी ये जो 30 बटा यक्स है इसमें अगर 30 बटे यक्स में 5 घंटा प्लस अधिक कर दिया जाए तो ये किसके माइनस किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ 2 घंटे कम समय ले रही है। कम का मतलब माइनस होता है। मैंने आपको बताया ना कि जहाँ कम हो वहाँ माइनस, जहाँ अधिक हो वहाँ प्लस होता है। तो अब बस इसी को हल कर लेंगे। अब हल कैसे करेंगे, इस भिन्न को हल करने के लिए इसका सबसे पहले इसके हर का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम हो जाएगा यक्स इंटू यक्स प्लस 5। अब यहाँ से देखिए यक्स का जब इन संख्या में गुणा करेंगे तो यक्स से यक्स कटेगा, बचेगा कितना, यक्स प्लस 5। तो यक्स प्लस 5 का जब 300 में गुणा करेंगे तो यहाँ से 300 और यहाँ से यक्स प्लस 5 हो जाएगा। बीच में माइनस है, माइनस लगा देंगे। अब यक्स प्लस 5 का जब यक्स इंटू यक्स प्लस 5 में भाग करेंगे तो यक्स प्लस 5 से यक्स प्लस 5 कट जाएगा, बचेगा कितना, यक्स। और यक्स का गुणा 300 में करेंगे तो कितना आएगा, 300 यक्स। बराबर 2 है तो बराबर 2 लिख देंगे। अब इन संख्याओं का तिर्यक गुणा कर देंगे, इसके बटा 1 हम लोग लिख सकते हैं। अब तिर्यक गुणा कर दें, तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो यहाँ से देखिए 300 इंटू यक्स प्लस 5 माइनस 300 यक्स का गुणा 1 में जब करेंगे तो वही संख्याएं हमें मिल जाएंगी। तो अब 300 का गुणा यक्स प्लस 5 में जब कर लेंगे तो ये हो जाएगा 300 यक्स प्लस, और 300 का 5 में गुणा करेंगे तो 5 तियां के 15 और ये 2 जीरो यानी 1500 हो जाएगा। ये हो गया बेटा -300 यक्स, ये वाला -300 यक्स है, बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए यक्स इंटू यक्स प्लस 5 इसका गुणा करेंगे 2 के साथ। तो सबसे पहले यहाँ देखिए 2 गुणा हो जाएगा। अब यक्स इंटू यक्स प्लस 5 है तो इसका गुणा कर लेते हैं, ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर और प्लस 5 यक्स। ये चीज़ें आपको इतनी तो समझ में आ गई होंगी। तो अब यहाँ से देखिए, अब यहाँ से क्या होगा, ये 300 यक्स से 300 यक्स कट गया, 300 यक्स प्लस में है, यहाँ 300 यक्स माइनस में है। आगे क्या बचा, ये बचा 1500 बराबर। अब इस 2 का गुणा इन दोनों में करेंगे तो 2 यक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 दूना के 10 यक्स हो गया। अब यहाँ से आगे देखिए क्या हो जाएगा, अब यहाँ से ये हो गया 2 यक्स स्क्वायर प्लस 10 यक्स, और इस 15 को भी अगर हम लोग इस साइड लेके चले आए तो ये बराबर 0 के हो जाएगा। 1500 का हम लोग पक्षांतर कर दिए तो ये -1500 हो गया। अब यहाँ से इस इक्वेशन से अगर हम लोग 2 कॉमन कर लें, जैसे यहाँ देखिए अगर इस इक्वेशन से हम लोग 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से 2 पचे 10 यानी 5 यक्स माइनस 2 सत्ते 14, 1 बचा, 2 पंचे 10, 1 जीरो बचा तो इसको ऐसे लिख लेंगे और बराबर 0। अब यहाँ 2 से जब 0 में भाग करेंगे तो ये तो ख़त्म हो जाएगा, बचेगा कितना हमारा आखिरी में, यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स माइनस 750 बराबर 0। इतना हमारा बचा है। अब ये द्विघात समीकरण बन गया, यानी यक्स स्क्वायर प्लस 5 यक्स माइनस 750 ये हमारा द्विघात समीकरण बन गया।
अब द्विघात समीकरण कैसे हल करते हैं, ये यक्स स्क्वायर हो गया। अब 5 और 750 है। अब हमें दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिसको हम जोड़ें या तो घटाएं, तो 5 आए और उसका गुणा करें तो 750 आए। ऐसी दो संख्याएं कितनी है, 30 माइनस 25। 30 का गुणा 25 में करेंगे तो 750 आएगा और 30 में से 25 माइनस करेंगे तो +5 आएगा। तो वो संख्याएं हमारी कितनी आ गई, 30 माइनस 25। अब ये यक्स जो बचा है, इस यक्स को हम यहाँ लिख लेंगे, माइनस 750 है, 750 लिखेंगे। ये बराबर 0 के है तो बराबर 0 लिख देंगे। अब यहाँ से आ जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस इस यक्स का गुणा 30 में भी होगा और इस यक्स का गुणा 25 में भी होगा। तो 30 में जब होगा तो 30 यक्स हो जाएगा, माइनस है माइनस लगा देंगे। 25 के साथ जब होगा तो 25 यक्स हो जाएगा। अब आगे माइनस 750 है तो माइनस 750 लिख लेंगे, बराबर 0 है तो बराबर 0 लगा देंगे। अब इन दोनों में यक्स कॉमन है तो यक्स कॉमन करके यहाँ से यक्स प्लस 30 बचेगा। ये चीज़ें तो आप लोगों को पता ही होंगी, मैं इतनी क्लास ले चुकी हूँ आपको। अब ये छोटी छोटी चीज़ें तो आप लोग समझ ही पा रहे होंगे। यहाँ से यक्स कॉमन ली हूँ तो यहाँ से एक यक्स से एक यक्स कटेगा, एक यक्स बचेगा तो वो यक्स है। और प्लस 30 यक्स में यक्स से भाग करेंगे तो यक्स से यक्स कटकर 30 बचेगा। अब इसमें माइनस 25 कॉमन कर रही हूँ मैं, इसमें से माइनस 25 जब कॉमन करूँगी तो 25 से 25 कटा, बचा कितना, यक्स बचा। माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। 25 में 30 का गुणा करेंगे यानी 750 में जब 25 से भाग करेंगे तो 30 बार में कट जाएगा, बराबर 0 है, बराबर 0 लिख लेंगे। अब इन दोनों में देखिए यक्स प्लस 30 कॉमन है, यानी इन दो संख्याओं में यक्स प्लस 30 कॉमन है। अब इसमें बचा कितना, यक्स बचा और इसमें माइनस 25 बचा, तो ये बराबर हो गया 0। अब यहाँ से यक्स की वैल्यू देखो कितना आया। अब यक्स की वैल्यू देखिए, यहाँ से यक्स बराबर एक वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 25 और यक्स बराबर दूसरी वैल्यू हमारे पास निकल कर आ गई 30। अब आप लोग कह रहे होंगे कि ये कैसे आया। यहाँ से देखिए यक्स माइनस 25 बराबर भी हम लोग 0 लिखेंगे और यहाँ से यक्स प्लस 30 बराबर भी हम लोग 25 लिखेंगे। तो यक्स प्लस 30 बराबर जब 0 करेंगे तो यक्स 30 का जब पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस में आएगा और 25 माइनस में है तो इसका पक्षांतर जब करेंगे तो ये प्लस में आएगा। और मान हमारा कभी भी माइनस में नहीं आता है, तो हमारी वैल्यू यक्स की जो 25 आई है यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी बस की जो सामान्य चाल है वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यक्स की वैल्यू जो पॉजिटिव में आई है वही हम लेंगे, तो यक्स की वैल्यू जो हमारी 25 आई है वही हमारी बस की सामान्य चाल हो जाएगी। तो 25 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में, यानी हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 29 पर। प्रश्न संख्या 29 क्या कह रहा है, 29 कह रहा है कि विभाजनी का उपयोग किया जाता है। विभाजनी का मतलब क्या होता है बेटा, डिवाइडर। जैसे देखिए आप लोग जो आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता होगा उसमें एक उपकरण आता है, वो जो थोड़ा सा इस प्रकार का बना होता है। इस प्रकार का बना होता है कि नहीं बना होता। इससे हम लोग क्या करते हैं, जैसे ये कोई स्केल हो गया, स्केल से ये जो डिवाइडर होता है इससे हम लोग उसकी दूरी मापते हैं और अगली जब कहीं और हमें रेखाखंड खींचनी होती है तो ये दूरी लेकर हम वहाँ पर दूरी टिक करके उसके बाद उसकी दूरी खींचते हैं। ये जो डिवाइडर होता है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। जैसे कोई रेखाखंड हो गया, उसकी लंबाई अगर हमें ज्ञात करनी है तो इस डिवाइडर से उस रेखाखंड की लंबाई को नोट करेंगे, फिर स्केल पर रख कर देखते हैं कि वो हमारी लंबाई कितनी है। तो डिवाइडर का काम क्या होता है, रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करना। तो रेखाखंड की लंबाई किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न संख्या 30 पर। 30 क्या कह रहा है, 30 को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 30 कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 36 है, उनके म तथा ल क्रमशः 3 और 105 हैं। उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग होगा।
अब यहाँ से देखिए दिया है कि दो संख्याओं का योग 36 है। सबसे पहले हम लोग मान ले रहे हैं, मान क्या रहे हैं कि वह संख्या x और y है। ये प्रश्न में दिया हुआ है ना कि दो संख्याएं हैं, ये हमने मान लिया कि वो संख्याएं x और y हैं। प्रश्न में दिया है कि उनका म स 3 है, तो म स 3 होने का मतलब अगर ये दोनों संख्या x और y हैं तो ये संख्याएं अगर म स 3 दिया हुआ है तब यह संख्या 3x और 3y हो जाएंगी। कैसे हो जाएंगी? संख्याएं जैसे 3x और 3y हैं, अगर ये पहली संख्या 3x है और दूसरी संख्या 3y है, अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इन दोनों संख्याओं का म स कितना है तो आप लोग कहेंगे 3 है। 3 कैसे है? क्योंकि 3 देखिए दोनों संख्याओं में है, यानी जो कॉमन होता है वही हमारा म स होता है। तो म स हमें प्रश्न में 3 दिया हुआ है, तो ये संख्या जो x और y है वो हम जब पूरी एग्जैक्ट संख्या मानेंगे तो वो हमारी 3x और 3y हो जाएंगी। तो अब हमारी संख्या जो बनकर आ गई वो कितनी आ गई? 3x और 3y। प्रश्न में दिया हुआ है कि दोनों संख्याओं का योग, यानी ये जो 3x प्लस 3y है ये कितना दिया है? 36। योग का मतलब होता है जोड़, तो 3x प्लस 3y बराबर कितना आ गया? 36। अब यहाँ से अगर 3 कॉमन कर लें तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 36, और x प्लस वाई बराबर निकाल लें तो 3 से 36 कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 दूना के 6। यहाँ से देखिए 3 से 36 काटेंगे, 3 एकन्नम 3, 3 दूना के 6। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास निकल कर कितनी आ गई? 12। अब यहाँ से देखिए आपको एक सूत्र पता होगा, सूत्र कौन सा पता है कि ल स गुणा म स। ये सूत्र आपको पता है, ल स गुणा म स बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो ल स हमें प्रश्न में दिया हुआ है 105 गुणा म स दिया हुआ है 3 बराबर पहली संख्या ये अभी हमने मान रखा है 3x और दूसरी संख्या हमारे पास आ गई 3y। अब यहाँ से देखिए 105 बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 3x गुणा 3y है ही, और इस 3 का जब हम लोग पक्षांतर कर लेंगे तो ये बटा 3 चला जाएगा। इस 3 का हम लोग पक्षांतर कर लिए, 105 के साथ 3 गुणे में है, इसका पक्षांतर भाग हो जाएगा। अब एक 3 से एक 3 कट गया, बचा कितना? 105 बराबर बच गया 3xy। 3xy, 3xy कहाँ से? यहाँ से 3y और यहाँ से x, जब तीनों का गुणा कर दिए तो 3xy हो गया। यानी 105 बराबर हमारा कितना आ गया? 3xy। अब आगे प्रश्न में हमसे कह रहा है कि उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताना है। तो व्युत्क्रम का योग का मतलब क्या होता है? व्युत्क्रम का मतलब होता है बेटा उल्टा। मैंने आपको बताया है कि व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है? उल्टा, और योग का मतलब होता है जोड़। तो जो दोनों संख्याएं हैं ये 3x और 3y, इनके व्युत्क्रम का योग पूछा है। जैसे यहाँ से देखिए ये 3x का व्युत्क्रम कितना हो जाएगा? 1/3x, और 3y का व्युत्क्रम हो जाएगा 1/3y। योग का मतलब जोड़ होता है, तो जोड़ यानी यही चीज़ें हमको निकालनी है, 1/3x प्लस 1/3y। अब क्या करेंगे? अब इस भिन्न को हल कर लीजिए। तो यहाँ से 3xy इसका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। अब 3x का भाग जब 3xy में करेंगे तो 3x से 3x कटेगा, बचेगा कितना? y बचेगा। प्लस है, प्लस लगा देंगे। अब सेम वैसे ही 3y से जब 3xy में भाग करेंगे तो 3y से 3y कटेगा, बचेगा कितना? x बचेगा। अब ये y प्लस x है, इसको हम लोग x प्लस y लिख सकते हैं। x प्लस y लिखिए या y प्लस x लिखिए, बात एक ही है। हर में 3xy है तो हर में 3xy ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ से देखिए x प्लस y की वैल्यू ये हम लोग अभी निकाल रखे हैं, कितनी आई है? 12 आई है, यानी xy के स्थान पर 12 रख देंगे, और 3xy बराबर कितना आया है? 105। तो 3xy की जगह यही हमारा एलसीएम जो 105 है तो वही आ जाएगा कितना? 105। अब बराबर कितना आ जाएगा? अब यहाँ से देखिए अगर 3 से काटे तो 3 चौक के 12, 3 तिया के 9, 1 बचा, 3 पचे 15। ये बराबर कितना आ गया? 4/35 के। यानी इस प्रश्न को जब हम लोग हल किए, इन दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग जो पूछा है, ये योग करने के बाद हमारा आंसर कितना आ गया? 4/35।
35। तो 4/35 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन ए बी में तो है नहीं। चलिए देखते हैं कि सी डी में है या नहीं। तो यहाँ से देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है 4/35, यानी हमारा ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आज हम लोग बेटा 30 प्रश्न यानी 15 प्रश्न 16 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल किए हैं। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कितने प्रश्नों के जवाब सही दिए हुए हैं। 2016 का ये प्रीवियस ईयर पेपर था, इसको आप लोग जरूर सॉल्व करिएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर के प्रश्न बेटा इस बार एग्जाम में आ सकते हैं। तो वीडियो आपको अगर मेरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा, अपने ज़रूरतमंद दोस्तों के पास शेयर ज़रूर करिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ एक नई क्लास में एक नई जानकारी के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।